यदि प्रॉफिट अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। एक तो वो जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है और दूसरी वो जो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाती हैं। तो आज हम इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं विच आर सेट अप टू जस्ट प्रोवाइड द सर्विसेज टू देयर मेंबर्स। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे स्कूल है, लाइब्रेरीज़ है, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स है, या कुछ सोसाइटीज़ है, इस तरह की जो वेलफेयर सोसाइटी है जो अपने मेंबर के वेलफेयर के लिए काम करती है। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई जाती है सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, या तो अपने मेंबर्स को या पब्लिक को, उस तरह की संस्थाओं को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि वो अपने मेंबर्स को या आम पब्लिक को किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करती हैं और किसी भी तरह की बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो इस तरह की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग किस तरह से करते हैं, वही आज हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन ये है कि इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका मैनेजमेंट किस तरह से होता है, क्योंकि आपने देखा कि बाकी जो प्रॉफिट अर्निंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तो जो ओनर होता है वो उसका मैनेजमेंट करता है, लेकिन जो इस तरह की संस्थाएं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं उसके लिए कुछ ट्रस्टी अपॉइंट किए जाते हैं और वो सभी मेंबर्स मिलके इलेक्ट करते हैं कि उनके ट्रस्टी कौन होंगे, और वो ट्रस्टी पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि किस तरह से जो फंड है उनको यूटिलाइज़ किया जाए या किस तरह से उसकी बुक्स मेंटेन की जाए और फाइनल स्टेटमेंट किस तरह से बनाए जाए। बुक्स मेंटेन करना 3 वजह से ज़रूरी होता है। नंबर 1, जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसके अंतर्गत बुक्स मेंटेन करना ज़रूरी है। साथ ही जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के, वो भी चाहते हैं कि किस तरह से फ़ंड का यूटिलाइजेशन हो रहा है, या सब्सक्रिप्शन है या डोनेशन है वो प्रॉपर यूटिलाइज़ हो रहा है या नहीं। साथ ही अनिवार्यता ये भी है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपको जो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सबमिट करने पड़ते हैं रजिस्ट्रार के पास। तो इस सब के लिए बुक्स मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो आप यदि देखें तो बुक्स में कैश बुक मेंटेन की जाती है, लेजर मेंटेन होता है, साथ ही स्टॉक रजिस्टर मेंटेन होता है। यदि फाइनल अकाउंट्स की बात करें तो इस तरह की संस्थाओं में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाई जाती है। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न नहीं करती है इसलिए सबसे पहले इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के ऊपर बेस्ड होता है। वजह ये होती है कि ये जानना भी ज़रूरी है कि जो भी इनकम हुई है वो एक्सपेंसेस के हिसाब से सफिशिएंट इनकम थी या नहीं। तो इसलिए जो डिफरेंस होता है, जो भी प्रॉफिट जो इनकम अर्न करते हैं और जो एक्सपेंसेस होते हैं उसका जो डिफरेंस होता है उसे सरप्लस कहा जाता है, और हम कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर उसे हम सरप्लस कहते हैं। और यदि वो सफिशिएंट इनकम नहीं है तो वो डेफिसिट कहलाता है, और उसे हम एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम भी कहते हैं। प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉफिट होता है उसे हम ले जाकर कैपिटल में ऐड कर देते हैं, लेकिन जब हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जिसमें प्रॉफिट ही अर्न नहीं किया जाता है, तो जो सरप्लस होता है वो सरप्लस ले जाके कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है, और यदि कोई डेफिसिट है तो कैपिटल फंड से उसे डिडक्ट किया जाता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं वो मेनली हैं डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फ़ी, एंट्रेंस फ़ी, लेगेसीज, ग्रांट एंड एड और इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो आइए अब जानते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। एक्चुअली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की एक समरी होती है। एक्चुअली कैश बुक हम पर डे मेंटेन करते हैं, एंड रिसीट एंड पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर सिर्फ एक ही बार बनाया जाता है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे सब्सक्रिप्शन आपको अलग अलग डेट में मिला है तो उसका हम टोटल लगाते हैं, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय उसके डेबिट साइड में वो सब्सक्रिप्शन और उसके सामने हम टोटल अमाउंट लिख देते हैं। इसी तरह से कोई एक्सपेंसेस हैं
जैसे रेंट है, वेजेस है, सैलरी है, उनका टोटल जो है वो हम क्रेडिट साइड में नोट डाउन करते हैं। हमें जो भी कैश रिसीव हुआ है, चाहे वो किसी भी ईयर से कनेक्टेड हो, करेंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, या आपको एडवांस मिला हो नेक्स्ट ईयर के लिए, उस सभी का टोटल जितना भी पैसा रिसीव हुआ है उसको हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं रिसीविंग साइड में। इसी तरह से कोई भी पेमेंट है, जो भी एक्सपेंस हमने किया है, चाहे वो इस साल से कनेक्टेड हो, प्रीवियस ईयर से हो, या आगे आने वाले साल के लिए आपने एडवांस में किसी को पेमेंट किया हो, उस सब का टोटल हम पेमेंट साइड में उस अकाउंटिंग हेड के सामने हम नोट करते हैं। इसी तरह से कोई इनकम आपकी कैपिटल नेचर की हो या रेवेन्यू नेचर की हो, क्योंकि कैपिटल नेचर की जो इनकम होती है उसे कैपिटल हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं, और रेवेन्यू जो इनकम है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में वो टोटल हम लेते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो या रेवेन्यू नेचर की हो। इसी तरह एक्सपेंसेस में भी वो एक्सपेंस किसी भी तरह का हो, चाहे कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, उसको हम टोटल उसका हम पेमेंट साइड में या क्रेडिट साइड में उसका टोटल लेते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय जो नॉन कैश आइटम है, मतलब ऐसे अकाउंट्स जिसमें कि कैश इन्वॉल्व नहीं है, जैसे डेप्रिसिएशन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इनको हम यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शामिल नहीं करते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की शुरुआत ओपनिंग कैश एंड कैश एट बैंक से की जाती है, और यदि कोई ओवरड्राफ्ट बैलेंस है बैंक का तो उसको हम पेमेंट साइड में लिखते हैं। और क्योंकि एक ही कॉलम होता है इसलिए कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता है कि कैश से वो पेमेंट हुई है या बैंक के द्वारा वो पेमेंट हुई है। तो आइए देखते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट किस तरह से बनाए जाते हैं। स्टेप वाइज एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग कैश एंड कैश एट बैंक, ओपनिंग उसको हम रिसीप्ट साइड में नोट करते हैं। पेमेंट साइड में यदि कोई बैंक का ओवरड्राफ्ट है तो पेमेंट साइड में सबसे ऊपर उसको नोट डाउन करते हैं। डेबिट साइड में जितनी भी रिसीट है, जो भी पैसा हमारे पास आया है, चाहे वो बैंक के थ्रू हो या कैश के थ्रू हो, उसको नोट डाउन करते हैं अकाउंट वाइज। देन वो किसी भी नेचर का हो, चाहे कैपिटल या रेवेन्यू नेचर का, किसी भी ईयर से कनेक्टेड हो, उसको हम यहाँ टोटल में नोट डाउन करते हैं। इसी तरह से पेमेंट की बात करें तो जो क्रेडिट साइड है उस साइड में हम जो भी पेमेंट हमने की है, चाहे वो किसी भी नेचर की हो या किसी भी ईयर से कनेक्टेड हो, उसको हम क्रेडिट साइड में नोट डाउन करते हैं। जो नॉन कैश आइटम है जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह, उसको हम इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। और फाइनली जो हम डिफरेंस निकालते हैं, टोटल डेबिट का लगाते हैं, उसमें से जो भी पेमेंट्स हुई है उसका टोटल लगा के ये डेबिट साइड के टोटल से क्रेडिट साइड के टोटल को घटाते हैं, और हमें जो बैलेंसिंग फिगर मिलता है वही फिगर क्लोजिंग कैश और बैंक का फिगर होता है। यदि बैंक का ओडी बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है, तो उसको हम रिसीविंग साइड में नोट डाउन करते हैं।